आवाज नहीं आ रही आपको सर? हाँ। हेलो, एक सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल। ये हेमंत भाई ने सही कहा कि ये ऋण चला कहाँ गया अल्टीमेटली। ये मोदी और मैजिक। जो हो रहा है आपके सामने, इतना सारा ऋण लेने के बाद भी 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़, और अगली जर्नी भी मैंने तय कर दी है। हेमंत भाई ने अगले 2 सालों का जो बढ़ने वाला कर्जा गुजरात का वो बता दिया, तो मैंने अगले 3 सालों का कर्जा इंडिया का बढ़ा के 255 लाख करोड़ तक पहुंचा के बता दिया। कंपोजिट पिक्चर ये होने जा रही है आपके सामने। तो ये मत सोचिए जो आज है वो सच है, जो 3 साल बाद आएगा वो विभत्स होगा, क्योंकि फिर 7 पुश्ते नहीं 9 पुश्ते चुकाते चुकाते उसको मर जाएंगी। और अगर इतना ऋण लेना है 55 लाख करोड़ से 255 लाख करोड़ तक आती है, ये नया नैरेटिव आज मैंने सेट किया है, तो फिर इस देश में 82 करोड़ भूखे क्यों है? फिर उनको 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं है? अगर इतना ही लोन ले लिया है तो उनको 2 वक्त की छोड़िए 1 वक्त की रोटी क्यों नहीं नसीब होती है? डॉक्टर राकेश पाठक जी, अब आपकी फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन इस पूरे विषय पर। धन्यवाद दिनेश जी। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के बीच मैं तो एक निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, लेकिन एक आम नागरिक और एक बहुत ही साधारण पत्रकार के रूप में जो मैं देख पा रहा हूँ और जो आप सब लोग देख पा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी नहीं देख पा रहे हैं। अभी हेमंत सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मोदी मैजिक है। ये मोदी मैजिक सर, हेमंत सर वो जादूगर पीसी सरकार हुआ करते थे, वो स्टेज पर एक वाटर ऑफ इंडिया दिखाते थे। वो एक जग से पानी डालते जाते थे और खत्म नहीं होता था, पर वो जाता कहां था ये भी नहीं मालूम। तो ये जो पीसी सरकार का जो वाटर ऑफ इंडिया था वही नरेंद्र मोदी का मैजिक है कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऐसी है कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है कोई नहीं जानता। कर्ज की बात राज्यों की कही तो मैं अपने मध्य प्रदेश की गौरव गाथा भी आपसे साझा कर लूं। पिछले 20 साल से, लगभग 20 साल हो जाएंगे इस नवंबर में, 15 महीने छोड़कर बीजेपी की सरकार है। कमलनाथ के 15 महीने छोड़ दें। जब दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हुए थे तब से अब तक 16 गुना अधिक कर्ज मध्य प्रदेश पर चढ़ चुका है। मार्च 2022, अब मार्च 2023 आने वाला है, मैं सिर्फ मार्च 2022 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। 3,03,000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश पर। ये बीजेपी शासित राज्यों की बात है। अभी शायद हेमंत सर ने कहा कि वो जो डूब रहे हैं 10 राज्य वो अपने राज्य हैं कि पराये, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में जो संघीय ढांचा है, केंद्र उसमें अब हमारा अभिभावक है, सभी राज्यों का गार्डियन है केंद्र, उसके लिए सब राज्य समान होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब केंद्र का भेदभाव, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या और से, वो भेदभाव दिखाई देता है। लेकिन केंद्र सरकार ये कैसे भूल जाती कि जो 10 राज्य डूब रहे हैं उसमें उसके भी अपनी पार्टी के राज्य हैं। तो इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था में कर्ज पर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं। अभी नयन भाई चले गए, उन्होंने जो गुजराती में कहा था वो मूलतः चारवाक दर्शन में, चारवाक हम जानते हैं, उनका कथन है कि यदा जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, यदा जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्ज लो और घी पियो। हमारी सरकार चारवाक को मान रही है, जब कि चारवाक तो नास्तिक थे, ये तो पूजा पाठ वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी तो महान हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन मूल बात यह है कि कोई भी देश इतने बड़े कर्ज के साथ कितने साल तक सचमुच चल पाएगा, और जिस दिन लड़खड़ाएगा, तो चूंकि आपने सही कहा, शायद अभी हरि सर ने कहा था कि श्रीलंका छोटा देश, हम बहुत बड़े देश हैं, महादेश हैं, जिसमें 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था जिस दिन चरमराएगी उसका प्रभाव सिर्फ आर्थिक रूप से दिखाई नहीं देगा सर, उसके सामाजिक दुष्प्रभाव क्या होंगे, समाज किस तरीके से अराजकता का शिकार होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब जब सामने आएंगे तो वो जो 5 ट्रिलियन, जाने कितने ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, वो जिस दिन भरभरा कर गिरेगा तो सचमुच विश्व गुरु बनने का हमारा जो आह्वान है वो एकदम ध्वस्त हो जाएगा। अब मूल प्रश्न ये आता है, जो आप सब लोगों की चिंता का है कि इतना कर्जा लिया जा रहा है तो वो जा कहां रहा है, उसका सदुपयोग कहां हो रहा है। जो हेमंत सर ने कहा कि घर के लिए कर्ज लिया, तो घर दिख कहां रहा है। असल में सर, हम जिस पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो जो 10 राज्यों के डूबने के साथ देश के डूबने की चिंता कर रहे हैं, वो देश असल में 7 लोक कल्याण मार्ग तक सीमित है।
उनका देश सिर्फ लाल सात लोग क्या कल्याण मार्ग है और वे निश्चिंत है वो नहीं डूबेगा। इस देश की जनता को मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मंदिरों के कॉरिडोर बन रहे हैं भव्य, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन असली जो जीवन स्तर को उठाने के पैमाने हैं, दुनिया में जितने पैमाने हैं, लोकतंत्र का पैमाना हो, अभिव्यक्ति की आजादी का पैमाना हो, जीवन स्तर का पैमाना हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का पैमाना हो, ऐसा एक भी पैमाना नहीं है, ऐसा एक भी मापदंड नहीं है जिसमें हम पिछले 8 सालों में पायदान दर पायदान नीचे न गिरते जा रहे हो। तो आखिर ये लाखों करोड़ों का जो कर्ज है वो आखिर कहां जा रहा है, उस कर्ज का इस्तेमाल कहां हो रहा है? अगर हमारी आधारभूत संरचना में भी वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारे ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ बुलेट ट्रेन का सपना है, जो सचमुच हिंदुस्तान के आम आदमी के काम का नहीं है। कितने लोग होंगे जो उस बुलेट ट्रेन के टिकट को खरीद पाएंगे? कितने लोग एक शहर सिर्फ बंबई से अहमदाबाद के लिए इतने बड़े हजारों लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर जापान से बुलेट ट्रेन चलाई जाए, और जो मूलभूत आधारभूत संरचना है वो आज भी इतनी बीमार है कि कोहरा होने पर ट्रेनें सही समय पर नहीं चल पाती। इतनी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या सचमुच इन 8 सालों में उसके उन्नयन के लिए, उसकी तरक्की के लिए लाखों करोड़ के कर्ज, जिसको आप 155 और अगले 3-4 सालों में 255 लाख करोड़ बता रहे होने वाला है, क्या उसमें इसका उपयोग हो रहा है? मैं एक आम आदमी के रूप में सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जितने भी बातें करते हैं, जितने जुमले वे इस्तेमाल करते हैं, उस सब को समय आईना दिखा देता है। वे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और चीन के साथ हमारा कारोबार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, उससे $100 अरब का कारोबार किया हमने पिछले साल, और उसमें भी हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, बहुत कम है उसके मुकाबले में। तो आखिर ऐसा क्या? फिगर बता देता हूं जी दर्शकों की जानकारी के लिए। 136 करोड़ का ट्रेड हुआ है चाइना के साथ 2022 में, ऑल टाइम रिकॉर्ड किया गया है। उसमें भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $17.5 अरब यानी कि बिलियन डॉलर है। $119 अरब का, $119 बिलियन का चीन का एक्सपोर्ट है इंडिया का। प्लस एक कैच भी है, वो भी बता दूं, जो बहुत कम लोगों को पता है, जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में लोगों को बताता हूं, कि भारत जानबूझकर जो हांगकांग के आंकड़े हैं डिटैच करके बताता है। पिछले साल हांगकांग के जो आंकड़े थे 36 बिलियन डॉलर के थे, वो अलग थे, और जो हमारा चाइना के साथ ट्रेड था वो अलग था। लेकिन कमाल की बात है, उसको भी जोड़ दे तो और हो जाएगा जी। कमाल की बात है, उस 36 बिलियन डॉलर के अंदर हांगकांग का एक्सपोर्ट इंडिया को $26 बिलियन है, इंडिया का $10 बिलियन है। और वो $10 बिलियन आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, आप शॉक में आ जाओगे कि वो $10 बिलियन है ही नहीं। दरअसल ये $10 बिलियन का जो 99% एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैं, जो एक हवाला ट्रेड है, जहां पर कांच के हीरे वहां भेजे जाते हैं और उसके बदले में असली हीरो के पैसे भारत में आते हैं। हांगकांग और कट एंड पॉलिश डायमंड का कंजप्शन सेंटर नहीं है सर, वो यूरोप और अमेरिका है। तो हांगकांग के अंदर हीरे जाते क्यों हैं, आप ये सोचने वाली बात है। वहां पर ये हवाला सेंटर के रूप में जाते हैं, ताकि वहां कम मतलब कीमत दिखाई दे रही $10 बिलियन, माल भेजा जा रहा है $1 बिलियन का, और उसमें $9 बिलियन वापस इंडिया में रिपैट्रिएट होते जोड़कर, कभी पी नोट्स के मुकाबले, कभी एफडीआई में, कभी एफपीआई में, ये अपने ही पैसा वापस आता है हांगकांग जैसे रूट से। ये मैं आपकी जानकारी के लिए, तो कुल मिला के $172 बिलियन का ट्रेड है, ना कि $136 बिलियन का चाइना में हांगकांग मिला के। जी राकेश जी, मैं बस आखिर में ये कहना चाह रहा हूं सर, हम इस सब से निजात पाने के लिए, हम यानी हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी रिजर्व बैंक को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कागज के नोट छाप छाप कर किसी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है क्या? मैं नहीं जानता हूं, अर्थव्यवस्था को उतना नहीं समझता हूं। मैं हरी सर, हेमंत सर, आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कोई देश कितने नोट छाप सकता है, कब तक छाप सकता है? और जब नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि जो मुद्रा का चलन है वो कम हो जाएगा, छपी हुई मुद्रा का, वो तो बढ़ गया कई गुना, 77 गुना बढ़ गया। जितनी मुद्रा उस दिन थी नवंबर 2016 में, घोषणा के दिन नोटबंदी के 8 नवंबर को, उससे कई कई गुना चलन बढ़ गया है नकदी का। तो आखिर कितनी मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था में, किसी समाज में, किसी देश में चलन में रहेगी,
और उसका सचमुच में क्या मूल्य बचेगा आखिर में। किसी दिन ये देश आर्थिक रूप से सचमुच चरमराया। आपसे आपके साथ एक डिबेट में मैंने एक बात कही थी, 7 पीढ़ियां, आज आपने कह दिया 9 पीढ़ियां चुकाते चुकाते रह जाएंगी। अब मैंने बाद में देखा आपने, 255 हो गया, अब हाँ, इसलिए 255 पहुंच गए हैं। मैंने देखा आपने बाद में मेरी डिबेट का जो थंबनेल बनाया था उसमें लिखा था कि डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा कि 7 पीढ़ियां कर चुकाते चुकाते मर जाए। तो आज वो 9 पीढ़ी नहीं, मुझे लग रहा है 14 पीढ़ियां नहीं चुका पाएंगे। हम लोग तो खैर क्या देख पाएंगे, लेकिन एक वो पीढ़ियां क्या भुगतेंगी, वो टिप्पणी और देश किस हाल में होगा हमारा। एक जी टिप्पणी और चाहूंगा। पुराने जमाने, उससे पहले फिर बाद में छोटी छोटी मैं हेमंत भाई से और हरीश देसाई साहब से मिलूंगा। कहते हैं किसी देश को अगर बर्बाद करना हो, पुराने जमाने में आपको याद होगा कि नालंदा की लाइब्रेरी सालों साल तक जलती रही थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा प्रणाली बर्बाद कर दो, उसे अनपढ़ रखो। भारत में तो वैसे ही 50 करोड़ अनपढ़ है सर। मैं आपको छोटा सा एक चार्ट बताता हूँ। बाकी पढ़े लिखे भी अनपढ़ जैसे ही बर्ताव कर रहे हैं पिछले 8 साल आपको से। चार्ट बताता हूँ कि मोदी सरकार सर का, सर अगर आप देख पाएंगे, ये नेट से लिया गया चार्ट है, ऑथेंटिक चार्ट है कि एजुकेशन, जब सारे लोन बढ़ते चले गए, बाकी खर्चे बढ़ते चले गए, शिक्षा के ऊपर हमने क्या खर्च किया मोदी सरकार ने, ये थोड़ा सा आपको ये ग्राफ बता देगा अगर आपको नजर आता है तो। इट इज गोइंग डाउन, बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। और इसके बाद अगले साल का मेरे पास आंकड़े हैं, वो आप यकीन मानेंगे कि वहां पर ये और ज्यादा नीचे चला गया, इसके नीचे। और अगर इसके साथ में अगर मैं मनमोहन सिंह का चार्ट देखूं तो आप पाएंगे कि वो, अगर क्लियर आपको नजर आता है थोड़ा बहुत, तो कि मनमोहन सिंह का चार्ट है वो कम से कम ज्यादा ऊपर है इससे, जहां पर उसका एवरेज 3% से ऊपर का खर्चा है। यहाँ पर 0.7% उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का था, जबकि यहाँ पर इनका खर्चा 0.4% से नीचे आ गया है। सर तो लगातार ये बैठे लोग खर्चा कम करते जा रहे हैं, एजुकेशन को ध्वस्त कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग चाहते ही नहीं है ना कि सर आगे आने वाली पीढ़ी पढ़े और सवाल उठाए। आदमी पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो सवाल उठाएगा। और पढ़ाया क्या जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भूत विद्या पढ़ाई जा रही है। आप सोचिए, भूत विद्या, बाकायदा भूत प्रेतों के बारे में वहां एक पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कल उद्घोषणा की है कि स्कूलों में रामायण, महाभारत, वेद पुराण पढ़ाए जाएंगे। 21वीं सदी में, एक वैज्ञानिक युग में, हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान की शुरुआती प्रस्तावना में लिखा था, नेहरू जी की कल्पना, गांधी, अंबेडकर की, सबकी, एक वैज्ञानिक समाज बनाना है। लेकिन हम भूत की तरह उल्टे पैरों से 16वीं सदी की तरफ चल दिए हैं। इसलिए सरकार इतने कर्ज लेकर भी समाज को शिक्षित सुशिक्षित नहीं करना चाहती। वो चाहती है लोग कूट मंडूक बने रहें। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है ना पर्याप्त पढ़ाने के लिए, तो जो पढ़े लिखे भी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पारंगत होकर आज ताली और थाली बजाने को गर्व का विषय समझते हैं। जी दिनेश, मैं बिल्कुल लास्ट में पाठक जी ने टिप्पणी लेता हूँ। जी हरि भाई, पाठक जी ने जो कहा उसमें एक बात जोड़ दूं, और विशेष रूप से गुजराती भाइयों के लिए मैं बताता हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, आप तथ्यों के आधार पर उनसे बात करें, आप तथ्य पेश करें, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं होते सर, वो तो यही मानते हैं। जैसे कि मैं आज अमेरिका से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की झूठी खबर आई है, मुझे एक संपादक जी ने वहां से भेजा है। बेट द्वारका पर मुस्लिमों ने कब्जा किया और हाईकोर्ट ने अच्छा हुआ कि वो निर्णय करा, ऐसी वहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जा रहा है। हालांकि वो बात है अमरेली जिले की, और वो भी ऐसा नहीं है। यानी इतने झूठ के पुलिंदे छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सर, झूठ और नफरत बस। लोग सर, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, ये सब मानते हैं, सच फरमा रहे हैं कि पढ़े लिखे ही अनपढ़ हैं सर। मानते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार सबसे ज्यादा कुपड़ हैं इस समय। बस एक लास्ट में एक मिनट की टिप्पणी ले लेता हूं। हेमंत भाई, कुछ लास्ट में जोड़ना चाहेंगे आप? कोई आपके ऑब्जर्वेशन कोई ऐड करना चाहें आप? मैं वही जोड़ना चाहता हूं कि सरकार को जो काम करने चाहिए वो लिखे हुए हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में, कि सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की योजनाएं, सरकार की परियोजनाएं कैसी होनी चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। तो ये सारा काम करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर ऐसा दावा सरकार करती है
ताकि ऋण लेना पड़ता है, तो मैं सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूं कि इस देश के कम से कम जो 5 या 7 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो काफी धनी परिवार है, जिनके पास पैसे बहुत है, उन लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स डाला जाए। और अभी अभी जो ऑक्सफाम ने रिपोर्ट दी कि जिसमें ये कहा कि सिर्फ 1% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसके पास इस देश की 70% संपत्ति है, तो मुझे लगता है कि इस 1% के ऊपर ज्यादा टैक्स डाला जाए और उस संपत्ति को कम किया जाए, ताकि अपने आप सरकार का ऋण कम होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल कानूनन है और संवैधानिक है जी, क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 39C में कि आप संपत्ति की जमावट, संपत्ति का कंसंट्रेशन बहुत कम लोगों के हाथ में हो, ऐसा न हो, ये देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो करना है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये करने की आवश्यकता है। जी हरि भाई, कोई लास्ट ऑब्जर्वेशन कोई आप ऐड करना चाहें? नहीं, मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, जैसे हेमंत भाई ने तो काफी कुछ संविधान पर और संविधान के प्रावधानों पर काफी कुछ लिखा है। ये संविधान को खत्म करने की एक मुहिम चल रही है, पूरे देश में वो चलाई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि फिनेंशियल डिसिप्लिन, सरकारों को फिनेंशियल डिसिप्लिन लागू करना होगा, अन्यथा मेरे ख्याल से वी विल बी डूम। मैं तो ये कहता हूं कि खर्चों में कमी लाना पड़ेगा, फिजूल के खर्चों में, डेवलपमेंट के खर्चों में ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठीक है, मगर फिजूल खर्ची जो हो रही है, जो तमाशे हो रहे हैं, मेगा तमाशे जो हो रहे हैं, उसमें फिनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी कोई ऑब्जर्वेशन राकेश भाई? हालांकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, जो मैंने अपने प्रोग्राम की हेडलाइंस भी थी, कि 21 भारतीयों के पास, 21 इंडियंस के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा दौलत है। आप सोच लीजिएगा, क्या उन पर टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और ये कर्जा कम होगा नहीं होगा उससे अल्टीमेटली? मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है सर, मैं जोड़ना नहीं चाहता हूं, क्या दुनिया के किसी और देश में इतनी आर्थिक विषमता है? एक दूसरी बात, क्या दुनिया के और किसी देश में इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ लाखों करोड़ के कर्ज, हजारों करोड़ के कर्ज लेकर देश छोड़कर भाग रहे हैं? दुनिया के किसी देश में? ये मेरी जिज्ञासा है बस। अभी एक और भाग गए सर, हरि भाई, वो आपके मोरबी वाले जयसुख भाई, उनके बारे में भी सुना है कि वे जयसुख पटेल, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत फरार हो गए। और जो यहाँ पर हैं वो भी तो भागने के चक्कर में होंगे शायद, भागने के चक्कर में। बिल्कुल सर। और कितने कितने कर्ज हैं उनके पास? सिंगापुर में हेडक्वार्टर बना लिया, कुछ लोगों ने दुबई में हेडक्वार्टर बिल्कुल बना लिया। बिल्कुल हेमंत भाई जरा सतर्क हो गए। जो बेचारे गरीब अपना भारतीय, उन्होंने पहले ही कह दिया था झोला उठा के वो चले जाएंगे, अपन लोग थोड़ी जा सकते हैं झोला उठा के। हमारा हेडक्वार्टर गुजरात में है। एक एक झोला सिलवा लेते हैं, काम आएगा, क्योंकि हमारी यात्रा 55 लाख करोड़ से चलकर 155 लाख करोड़ तक पहुंची है, और जल्दी देश का झोला उठना तय है। देश का अगला स्टेशन 255 लाख करोड़ का आ रहा है, और ये हमारा नैरेटिव अब पूरे इंडिया के अंदर लोग इसको देख रहे हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। कई टीवी चैनल्स पे आ चुका है। गौरव वल्लभ जी ने भी इसको कोट किया है, 55 लाख से 155 लाख करोड़। लेकिन आज से नया नैरेटिव है, अगले 3 साल बाद 255 लाख करोड़ का हम वहां पहुंचेंगे। वो थोड़ा सा अलग किस्म का डिस्को स्टेशन आने जा रहा है, वहां पर हम सभी एक एक झोला उठाकर जाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सार्थक चर्चा। थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है बीच में, लेकिन दर्द है इसके पीछे। दर्द इसलिए कि हर भारतीय के ऊपर कर्ज बढ़ गया है, हम कर्ज के नीचे दब चुके हैं, और ये कर्जा माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा कर्जा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेंगे आगे दर्शक मित्रों, और आगे लेंगे राकेश जी, हरि देसाई जी, हेमंत भाई जी। आपसे भी, नयन भाई तो पहले चले गए थे, उनकी ये बाध्यता है समय की। तो आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि आपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को आप सार्थक बनाया है। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।